चलिए एक बार फिर हम बात करते हैं प्रियोरिटीज के बारे में। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया कि प्रियोरिटीज क्या होते हैं, टाइप ऑफ द प्रियोरिटीज देखे थे। उस वीडियो में मैंने एक बात को बताया था कि जो भी प्रियोरिटीज एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है उसका हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। और आज का जो क्लास से मेरा टॉपिक है वह प्रियोरिटीज का वैल्यू निकालना सीखेंगे वन बाई वन। सबसे पहले मैंने आपको लिया है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। यदि किसी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान का देता है, व्यवस्था करता है, ऐसे प्रियोरिटीज को हम लोग रेंट ऑफ फ्री हाउस कहते हैं। रेंट ऑफ फ्री हाउस में जब भी हम निकालेंगे यहाँ या नियम की बातें करें तो वह एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटा गया है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरा कहने का यह सेंस है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े इस बात को पहले फाइंड आउट कर ले जो करदाता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहा है या कि प्राइवेट संस्था में काम कर रहा है। उसके बाद ही हम इसको रूल को सेट करना सीखेंगे। अभी मैं आपको पहले बताऊंगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में। हम थोड़ा बोर्ड पर देखेंगे भी। चलिए देख नहीं रहे हैं, मैंने वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस में एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में बांटा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कैसे निकालेंगे। हमारा रूल कहता है, इनकम टैक्स का एक्ट कहता है, अमाउंट डिटरमाइंड एज फॉर गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब उस मकान का जो किराया गवर्नमेंट के अनुसार जो भी होगा उस अमाउंट को लिखेंगे। उसके बाद हम बात करें 10% द कॉस्ट ऑफ फिक्स आइटम। मतलब यदि मकान वेल फर्निश है, वेल फर्निश कहने का मतलब वैसा मकान कि मकान के साथ साथ एम्प्लॉयर के द्वारा मकान में फर्नीचर, एसी, टीवी, फ्रिज इस सब भी दिया गया है फैसिलिटी। तो कहता है यदि एम्प्लॉयर खरीद कर दिया हो उसकी लागत कॉस्ट का 10%। या हो सकता है कई बार एम्प्लॉयर खरीद के न देकर रेंट पर कहीं हायर करके अपने एम्प्लॉय को यह फैसिलिटी देती है। तो जो भी एम्प्लॉयर के द्वारा उसका रेंट पेड किया जाता है उस रेंट को भी हम ले लेंगे। मैं एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं आपके बीच। हम जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का निकालेंगे रेंट फ्री हाउस, सबसे पहला कहता है कि अमाउंट डिटरमाइंड एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन। मतलब सरकार के द्वारा निर्धारित राशि जो मकान में एम्प्लॉय रहता है उस मकान का सरकार के नज़र में, सरकार के अनुसार इस मकान का जो किराया होगा उसी किराए को लेंगे। यहाँ फेयर रेंट या किसी रेंट से मतलब नहीं है, सरकार के द्वारा निर्धारित रेंट वो लेंगे। तब देखेंगे कि मकान वेल फर्निश है कि नॉन वेल फर्निश है। वेल फर्निश का मतलब इस मकान में फर्नीचर, एसी या ऐसे कोई सामान दिया गया हो, वैसे मकान को वेल फर्निश कहते हैं। जो भी सामान यदि नियोक्ता खरीद कर दिया हो, नियोक्ता का है, तो उसके कॉस्ट का क्या लेंगे 10%। यदि वह हायर करके दिया होगा तब उसका रेंट को जो जोड़ देंगे, यही जो टोटल अमाउंट आएगा यह हमारा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ फ्री हाउस। ओके, इसी पर एक हम आपके बुक का डॉक्टर आर.के. जैन का बुक एग्जाम्पल नंबर 7 है, उसको लेते हैं। आपके पास बुक है, क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। कहता है कि एक व्यक्ति हैं श्री राम सिंह, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में वह काम करते हैं और इनमें गवर्नमेंट के यहाँ पहले सबसे बड़ी बात को देखेंगे, पढ़ने से पता चल गया जो श्री राम है वह यूपी गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट संस्था में काम कर रहे हैं। इसलिए हम जब भी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकाले तो पहले क्वेश्चन को पढ़ने का सबसे पहले इस बात का डिसीजन पर पहुंचिए कि वह व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट। और हमने जैसे यहाँ क्वेश्चन को पढ़ा, कहता है कृषि विभाग, तो कृषि विभाग तो गवर्नमेंट का होगा। उसके बाद दूसरा चीज और क्लियर कर दिया, उत्तर प्रदेश सरकार मतलब गवर्नमेंट संस्था में काम करते हैं। यहाँ क्या गवर्नमेंट के द्वारा एक रहने के लिए मकान दिया गया है। कहता है इस मकान का
जो मकान दिया गया उसका उचित किराया 30,000 रुपया है और इस मकान का सरकार के द्वारा निर्धारित रेंट 15,000 रुपया है। बच्चों, मैंने आपको रूल में पहले ही बताया था कि हम जब भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का रेंट फ्री हाउस निकालने चलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो मकान दिया गया है एम्प्लॉय को, उसका रेंट क्या होगा। यहाँ दो रेंट देख रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि फेयर रेंट 30,000 है और गवर्नमेंट का द्वारा रेंट उस मकान का कितना होगा दिया हुआ है 15,000। तो हम कंफ्यूजन में नहीं पड़ेंगे, रूल के अकॉर्डिंग जो हमारा मकान गवर्नमेंट का जो रेंट होगा उसी रेंट को लेंगे, इसीलिए मैंने आपको लिया। अब सर बोर्ड पर देखेंगे, अमाउंट टू डिटरमाइन एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन 15,000। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में, इसके अतिरिक्त इसके मकान में एक गीजर लगा हुआ है। इस गीजर जो है, जो गीजर की जो फैसिलिटी दिया है, वहाँ नियोक्ता 1,000 रुपया प्रति माह किराया पेड कर रहा है। मतलब यह नियोक्ता का गीजर नहीं है, नियोक्ता ने कहीं से गीजर को हायर करके यह फैसिलिटी अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। मैंने रूल में बताया था, यदि कोई भी फिक्स एसेट्स या कोई भी फैसिलिटी दे रहा है, यदि नियोक्ता का होगा तो उसके कॉस्ट का 10%, हायर करके दिया होगा तो रेंट जोड़ लेंगे। तो 1,000 रुपया रेंट है पर मंथ, 12 महीना का रेंट कितना हो जाएगा 12,000, टोटल 27,000 कर सकते हैं। इस प्रिक्विटीज का जो वैल्यू हुआ वो 27,000। इस तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब हम आगे बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो अब हम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए। यह नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब भी हम वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस निकालेंगे, यहाँ भी हम दो कैटेगरी में बांट रहे हैं। फर्स्ट देख रहे हैं एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मकान नियोक्ता का है, आगे मकान नियोक्ता ने किराए पर लेकर दिया। इस बात को सबसे पहले फाइंड आउट कर ले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। पहले बात को फाइंड करेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मेरा फाइंड आया किसी क्वेश्चन को पढ़ने से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उसके बाद फिर फाइंड आउट करेंगे कि वो मकान एम्प्लॉय, वो जो मकान अपने एम्प्लॉय को जो दिया है उसका ऑनर कौन है, एम्प्लॉयर है या कोई अदर पर्सन है। यदि किसी मकान का एम्प्लॉय उस मकान का एम्प्लॉयर ही स्वयं है, माल ऑनर है और अपने कर्मचारी को उस मकान में रहने के लिए फैसिलिटी दे देता है, तो उसका हम लोग रूल अलग देखेंगे। यदि वह मकान किराए पर लेकर दिया हो उसका रूल अलग देखेंगे। पहले एक बच्चों के मन में एक प्रश्न भी आ रहा होगा, सर कैसे समझेंगे कि यह मकान एम्प्लॉयड का है, एम्प्लॉयर का है कि हायर करके दिया। बहुत कॉमन बात है। यदि मकान एम्प्लॉयर का होगा तो ऐसे मकान में कभी भी एम्प्लॉयर उस मकान का पेड रेंट नहीं दिया रहेगा, और जिस मकान को हायर किया होगा कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर उसके द्वारा कुछ ना कुछ रेंट तो पेड किया गया होगा। ये बात क्वेश्चन में लिखा होगा, जिस मकान में रहता है उस मकान का किराया पेड किया गया है, तो समझेंगे एम्प्लॉयर ने हायर करके दिया है। रेंट पेड की कोई चर्चा नहीं हो, समझेगा मकान किसका है, एम्प्लॉयर का है। यहाँ क्लियर हो गया। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं मकान का एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ बहुत सिंपल में कहें, यहाँ पॉपुलेशन के आधार पर इसका वैल्यूएशन करते हैं हम लोग। कहता है किसी शहर की जनसंख्या जहाँ एम्प्लॉय रहता है 25 लाख से अधिक होगा तो 15% ऑफ दी सैलरी का 15%। दूसरा कहता है कि 10 लाख से अधिक और 25 लाख से कम हो तो 10% ऑफ द सैलरी का क्या लेंगे 10%। और कहता है कि 10 लाख से कम पॉपुलेशन हो तो वहाँ लेंगे सैलरी का 7.5%। मैंने इसीलिए पहले कहा आपको, या कह सकते हैं याद करने का बड़ा आसान तरीका भी, कि जब मकान
एम्प्लॉयर का हो तो हम लोग कहते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर उसका वैल्यू करते हैं। फिर से एक बार बता रहा हूँ कि शहर की आबादी 25 लाख से अधिक होगा तो 15% ऑफ द सैलरी। शहर की आबादी 10 लाख से अधिक और 25 लाख से कम हो तो 10% ऑफ द सैलरी। छोटा गांव कस्बा हो या जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम हो वहाँ 7.5% ऑफ द सैलरी। जो भी उस सैलरी का ये 15% हो, 10% हो, 7.5% हो, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग निकालते हैं। वही उस मकान के क्या माना जाएगा, वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ फ्री हाउस। अब एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ सैलरी का मतलब क्या क्या होता है देखेंगे थोड़ा बोर्ड पर। सैलरी मतलब बेसिक सैलरी लेंगे, बोनस लेंगे, प्लस कमीशन लेंगे, डीए ए पार्ट ऑफ द सैलरी सर्विस, एंड प्लस अदर ऑल टैक्सेबल अलाउंस। जितने भी अलाउंस टैक्सेबल होते हैं सबको जोड़ लेंगे, वही यहाँ इस प्रीक्विटी में क्या कहाएगा, सैलरी। इसका 15%, 10% या 7.5% निकालेंगे। ये क्लियर हो गया? इस तरह से हम लोग निकालते हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एकोमोडेशन हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान किराए पर लेकर दे रहा है, ये फैसिलिटी। उस केस में रूल हमारा कहता है 15% ऑफ द सैलरी। जो भी एम्प्लॉय का सैलरी मिलता होगा उस सैलरी का 15%। यहाँ भी सैलरी कहने का मतलब जो पूर्व में हमने बताया था, सैलरी इक्वल टू बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, डीए, सेवा की शर्त में, ऑल टैक्सेबल अलाउंस। उसका कहता है और रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। मतलब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो मकान दिया, उस मकान का जो किराया पेड कर रहा है वह रेंट ले लेंगे। कहते हैं दोनों में जो कम होगा वही मकान का क्या माना जाएगा, रेंट फ्री हाउस। इस तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ फ्री हाउस निकालेंगे। और किसी भी तरह का मकान हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, एकोमोडेशन हायर बाय एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी तरह का सामान दिया गया हो तो अधिक खरीद कर दिया होगा तो कॉस्ट का 10%, हायर करके दिया होगा तो उसका रेंट जोड़ देंगे। यही हमारा क्या कहलाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ रेंट ऑफ फ्री हाउस। इस प्रकार से ये आपका टॉपिक आज समाप्त हुआ। ओके, चलो।